नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। ट्री टाइप्स पर सियासत। दरअसल चाय बागान में, असम के चाय बागान में झारखंड के जो आदिवासी रहते हैं उन्हें टी ट्राइब्स बोला जाता है वहां पर, जैसी जानकारियां हैं। और इसको लेकर सियासत गर्म है। सियासत काफी पहले से गर्म है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र लिखा था असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को। कई सारे पॉइंट्स उन्होंने उठाए थे। टी ट्राइब्स को वहां एसटी का दर्जा देने की बात कही थी, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने उस पर यह जवाब दे दिया कि ये पूरे देश की में जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो राज्य स्तरीय भौगोलिक सीमाएं हैं। ट्राइब्स को परिभाषित करने के लिए, एसटी के दर्जा के लिए जो परिभाषित किया जाता है उसमें राज्य की सीमाओं ने बांध रखा है। झारखंड में भी इसका सतत उदाहरण है। माननीय कल्पना सोरेन मैडम जी, कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ना पड़ता है गांडे में, जो कि जनरल सीट है। कारण यह है कि जो जहां का झारखंड आदिवासी है उसे वहां एसटी का दर्जा मिलेगा। और असम विधानसभा ने इसको पारित कर दिया है कि भौगोलिक सीमाओं का समापन किया जाए। केंद्र सरकार के पास इसके लिए भेजा है। हेमंत सोरेन से उनकी राय मांगी थी। उसके बाद कोई चिट्ठी, कोई पत्री एक दूसरे को लिखा नहीं जा सका, एक दूसरे को नहीं लिखा गया है, जो जानकारियां मिल रही हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इस रिपोर्ट को देखिए, उन सवालों को देखिए जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उठाए थे, और उन जवाब को देखिए जो असम के माननीय मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिए थे। सवाल, असम के टी ट्राइब्स को एसटी का दर्जा क्यों नहीं? एसटी को मिलने वाली सरकारी लाभ से वंचित हैं टी ट्राइब्स। हिमंता का जवाब, मेरे विचार से हमें भारत सरकार से अनुरोध करना चाहिए ताकि एसटी मान्यता पर भौगोलिक प्रतिबंध हटाए जा सकें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के मूल निवासियों के लिए असम में एसटी का दर्जा सुनिश्चित करने के लिए काम जारी रहेगा। देश भर में एसटी का दर्जा सुनिश्चित करने के लिए भौगोलिक सीमाओं को हटाने की संभावना पर आपके विचार जानना चाहता हूं। हेमंत का सवाल, असम में 70 लाख टी ट्राइब्स में ज्यादातर झारखंड के जो एसटी को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हैं। हिमंता का जवाब, असम विधानसभा ने सर्वसम्मति से इस आशय के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस संबंध में प्रमुख चुनौती है कि एसटी का दर्जा राज्यों की स्थानीयता के आधार पर प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए ओडिशा के संथाली, कुरुक, मुंडा, उरांव और अन्य जनजाति को छत्तीसगढ़ में एसटी का दर्जा नहीं दिया जा सका है। हेमंत का सवाल, एसटी के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति, अजजा विकास के लिए सहकारी समिति और राष्ट्रीय अजजा स्वास्थ्य मिशन शैक्षणिक छात्रवृत्तियों, आवासीय अनुदानों से दूर हैं टी ट्राइब्स। हिमंता का जवाब, असम में चाय जनजाति और आदिवासी कल्याण विभाग के नाम से एक अलग विभाग बनाया गया है। इसका 2024-25 में वार्षिक बजट 454 करोड़ रुपए है। जनजाति के विकास के लिए अन्य बुनियादी ढांचों में 700 करोड़ रुपए सालाना खर्च किया जाता है। हेमंत का सवाल, राज्य स्तर पर एसटी को मिलने वाली वित्तीय सहायता, आधारभूत संरचना का विकास और शैक्षणिक मौके जैसी सुविधाएं टी ट्राइब्स को नहीं मिल पाती। हिमंता का जवाब, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा और इंजीनियरिंग संस्थानों में इन समुदायों के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में विशेष आरक्षण शुरू किया गया है। 12 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में इन समुदायों के लिए 19 सीटें आरक्षित हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेजों में 30 सीटें, पॉलिटेक्निक में 60 सीटें और कृषि पाठ्यक्रम में 2 सीटें आरक्षित हैं। एमबीबीएस में 30 सीटें, बीडीएस में 3 सीट, बीएससी नर्सिंग में 2 सीट, डी फार्मा में 5 सीट और पैरामेडिकल में 250 सीटें आरक्षित हैं। हेमंत का सवाल, ओबीसी के मुकाबले सरकारी नौकरियों में एसटी को मिलने वाला आरक्षण और शैक्षणिक संस्थान भी टी ट्राइब्स को मयस्सर नहीं। हिमंता का जवाब, स्वास्थ्य सुविधा के लिए 170 चाय बागानों के अस्पतालों को पीपीपी मॉडल के तहत लाया गया है, जिनमें हर वर्ष 10 लाख रुपए आवंटित किए जाते हैं। 631 चाय बागानों को एम्बुलेंस प्रदान किया गया। 354 चाय बागानों में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी तैनात हैं और सरकार ने एटीसीएल चाय बागानों में 15 अस्पताल भी बनाए हैं। वर्ष 2023 में आदिवासी कल्याण विकास परिषद की स्थापना की गई। बुनियादी ढांचे में सुधार और विकास के लिए 1000 करोड़ का विशेष पैकेज प्रदान किया जाएगा।
हेमंत का सवाल, एसटी के उत्थान, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा और जीविकोपार्जन के लिए अजजा विकास प्राधिकरण जैसी समर्पित टी ट्राइब्स के लिए कोई संस्था नहीं। हेमंता का जवाब, चाय बागानों में काम करने वालों के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लगातार काम हो रहा है, जो कि ऊपर वर्णित उत्तरों में भी स्पष्ट है। हेमंत की सलाह, असम के टी ट्राइब्स को एसटी का दर्जा दिया जाए, इसके लिए नीतियों में सुधार और इनकी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की पहल की आवश्यकता है। हेमंत की सलाह पर हेमंता की नसीहत, मुझे खुशी है कि आपको असम के टी ट्राइब्स की चिंता है, लेकिन इसके लिए देश के सभी राज्यों में रहने वाले आदिवासियों को एसटी का दर्जा देने की पहल की जानी चाहिए और उन्हें राज्यों की भौगोलिक सीमाओं से बाहर लाना जरूरी है। असम सरकार लगातार केंद्र से आग्रह कर रही है, झारखंड के संबंध में भी आप अपने विचारों से अवगत कराएं। तमाम सवाल हमने आपको दिखाए जो हेमंत सोरेन साहब ने पूछे थे, तमाम जवाब भी दिखाए जो हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने दिए थे। मामला टी ट्राइब्स को लेकर है, मामला उन आदिवासियों को लेकर है जो फिलहाल असम में एक बड़ी जनसंख्या है जिनकी, और असम के चाय बागानों में काम करते हैं। उनको वहां की सरकार से क्या सुविधाएं मिल रही हैं और क्या आदिवासियों को राष्ट्रीय स्तर पर एक एसटी का दर्जा जो दिया जाना चाहिए, जो अभी राज्य के स्तर पर है, जो जिस राज्य का आदिवासी है उसको उसी राज्य में आदिवासी की मान्यता मिलेगी, एसटी का दर्जा मिलेगा। उस राज्य से वो बाहर जैसे निकलते हैं तो तमाम एसटी का दर्जा उनके लिए खत्म हो जाता है। इसको लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने तो पहल कर दिया, हेमंत सोरेन साहब कब करेंगे, समझेंगे एक बार अपने अतिथियों के साथ। रूबरू होते हैं अपने अतिथियों से। हमारे साथ कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह जी है। ऋषिकेश जी स्वागत है आपका। सीपीआई से हमारे साथ अजय सिंह साहब है। अजय जी स्वागत है आपका। आजसू से परवाज खान साहब हमारे साथ है। परवाज स्वागत है आपका। और बीजेपी से प्रदीप सिन्हा साहब हमारे साथ है। प्रदीप जी स्वागत है आपका। प्रदीप जी, कई सवाल पूछे थे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। मामला टी ट्राइब्स से जुड़ा है। आप भी जानते हैं कि चाय बागान, असम के चाय बागानों में झारखंड के लाखों आदिवासी परिवार वहां रहते हैं, लेकिन टी ट्राइब्स की यह सियासत दरअसल इसलिए है कि चुनाव के पहले ऐसे कई परिवार हैं जो वहां से यहां आकर मतदान करते हैं, यहां आकर वोट भी देते हैं, और झारखंड के आदिवासियों के साथ उनके संबंध है, सब संबंधी हैं एक दूसरे के। सवाल उठाए गए थे जिनके जवाब दिए गए, लेकिन जो मूल सवाल है कि दूसरे राज्यों में असम से ही सवाल यह क्यों पूछा गया, झारखंड का आदिवासी देश के किसी भी हिस्से में जाते हैं तो वहां उनको एसटी का दर्जा नहीं मिल पाता, लेकिन असम के सीएम को हेमंत सोरेन साहब ने चिट्ठी क्यों लिख डाली? बाकी दूसरे राज्यों में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, कई जगहों पर रहते हैं झारखंड के आदिवासी, उनको उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी गई थी? देखिए, आप समझ सकते हैं कि जिस आक्रामकता के साथ हिमंता बिस्वा शर्मा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो इनको परेशानी होने लगी, इसलिए इन्होंने सवाल खड़े किए। और ठीक चुनाव के वक्त इनको आदिवासियों की याद आती है कि उस टी ट्राइब्स को वो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो वहाँ नहीं मिल रही है। निश्चित रूप से जो संविधान प्रदत्त शक्तियाँ हैं उसी के तहत ये सारी चीज़ें परिभाषित की गई हैं। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को भी ये समझने की आवश्यकता है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि असम में किसी के अधिकार का हनन किया जा रहा है, तो अब जैसा अभी आपने कहा कि कल्पना सोरेन भी इसी चलते जनरल सीट से लड़ती हैं, तो कम से कम हेमंत सोरेन अपने राज्य में तो पहल करें। तो वो नहीं करके दूसरे पर प्रश्न खड़ा करना और गेंद दूसरे के पाले में डालकर अपनी जिम्मेदारियों से जो बचने की कोशिश की जाती है, मैं समझता हूँ कि जो पत्राचार का भी आपने जिक्र किया वो सारी बातें स्पष्ट भी कर देंगे कि उनको क्या सुविधाएं दी जाती हैं, पढ़ने लिखने में क्या उनको आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन जो संविधान में परिभाषित है उसका मैं समझता हूँ कि अक्षरशः पालन सभी राज्यों में होता है। और आप देखेंगे कि कभी बिहार और झारखंड एक हुआ करता था, लेकिन बिहार के जो ओबीसी क्लास के लोग हैं झारखंड में वो चीज़ें उनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं जो परिभाषित चीज़ें हैं उसको अगर आप बदलना चाहते हैं तो फिर एक मत होना होगा, संसद में आपको प्रस्ताव लाना होगा, चर्चा करनी होगी, उसके उपरांत हो पाएगा। लेकिन सिर्फ राजनीति के लिए बयानबाजी करना, पत्राचार करना, मैं समझता हूँ कि आप अगर कुछ अपने स्टेट में नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों से अपेक्षा करना कि आप शुरुआत करें। ये सच है कि बड़ी संख्या में यहाँ से ट्राइब्स जो है, जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था प्री इंडिपेंडेंस, तब बड़ी संख्या में यहाँ से लोगों को ले जाया गया था चाय बागानों में खेती के लिए। लेकिन उसके बाद तो भाई बहुत लंबे अरसे तक कांग्रेस की सरकार रही, शिबू सोरेन भी केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन ये विषय कभी उनको उस वक्त याद नहीं आया। लेकिन अब जाकर इनको याद आ रहा है जब भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार है
तो सारे समस्याओं का मैं समझता हूँ कि इनको ऐसा लगता है कि समाधान तो भारतीय जनता पार्टी को ही करनी है। ठीक है, हम करेंगे भी, अगर उनको भरोसा है कि हमारे माध्यम से ही हो तो इस दिशा में पहल भी करेंगे, जैसा कि आपने बताया कि पत्राचार भी हिमंता ने किया है केंद्र के साथ। तो असम की विधानसभा ने पारित भी किया है जी, हाँ, असम विधानसभा से जो प्रस्ताव पारित किया गया है वो केंद्र के पास भेजा गया है। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ये समस्याएं तो सिर्फ एक राज्य की नहीं है, कमोबेश आप समझ सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में भी आदिवासियों की संख्या है, तो वो माइग्रेट करके किसी दूसरे स्टेट में होंगे, वहां उनको अधिकार नहीं मिलता होगा जो उनको मूल स्टेट में मिलता होगा। तो एकजुटता के साथ मैं समझता हूं कि अगर स्वर उठाए जाएंगे तो किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। एकजुटता के साथ अगर स्वर उठाए जाएंगे तो किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। ऋषिकेश हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। ऋषिकेश, बड़ा सवाल है ये कि ये समस्या देश भर की, जैसे मैं सवाल देख रहा हूं, हेमंत सोरेन साहब पूछ रहे हैं कि असम के टी ट्राइब्स को एसटी का दर्जा क्यों नहीं, एसटी को मिलने वाले सरकारी लाभ से वंचित है टी ट्राइब्स, ये इनका सवाल है। लेकिन जवाब जो उन्होंने दिया है कि मेरे विचार से हमें भारत सरकार से अनुरोध करना चाहिए ताकि एसटी मान्यता पर भौगोलिक प्रतिबंध हटाए जा सकें। आपको आश्वस्त करता हूं कि झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के मूल निवासियों के लिए असम में एसटी का दर्जा सुनिश्चित करने के लिए काम शुरू है और काम जारी रहेगा। देश भर में एसटी का दर्जा सुनिश्चित करने के लिए भौगोलिक सीमाओं को हटाने की संभावना पर आपके विचार जानना चाहता हूं। उसके बाद सीएम हाउस से कोई चिट्ठी गई नहीं है वहां पर, जब उन्होंने हेमंत सोरेन साहब से विचार मांगा। सवाल यह उठता है कि आदिवासियों के साथ, चाहे वो टी ट्राइब्स हो, चाहे वो उड़ीसा में रहने वाले हो, छत्तीसगढ़ में हो, ये एक बड़ी समस्या है कि वो जैसे ही अपने राज्य की सीमाओं से बाहर निकलते हैं एसटी का दर्जा समाप्त हो जाता है। ये झारखंड के साथ भी है, जो कल्पना सोरेन का मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि उनको भी जनरल सीट से लड़ना पड़ता है क्योंकि वो भी उड़ीसा की हैं और उनको यहां पर एसटी का दर्जा नहीं मिल सकता। ये एक बड़ी समस्या है। अभिषेक जी, हेमंत सोरेन जी ने सवाल जो उठाया वो इसलिए उठाया कि हेमंता बिस्वा शर्मा जी जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड में विगत 100 दिनों से घूम रहे हैं और वो आदिवासी समाज की झूठी चिंता कर रहे हैं, तो उनसे सवाल उठाना लाजमी था। और आपने कहा कि विधानसभा से पारित होकर केंद्र के पाले में चली गई है, तो केंद्र में 10.5 वर्षों में भाजपा की सरकार है, तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? जब राज्य में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? यह दिखाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, छलने का प्रयास कर रहे हैं और झारखंड में आके आदिवासी समाज के लिए झूठी चिंता कर रहे हैं। ये इनका दोहरा चरित्र पकड़ा गया। हेमंता बिस्वा शर्मा जी पिछले 100 दिनों से झारखंड में हैं। आसाम की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिए, बाढ़ आई, हजारों लोग बेघर हो गए, सैकड़ों लोग मर गए, उनकी चिंता नहीं है। उनको क्या चिंता है? जब झारखंड में महागठबंधन की सरकार थी तो इसको तोड़कर कैसे गिराया जाए। 5 साल प्रयास किए, नहीं गिर पाया, गिरेगा भी नहीं। अब चिंता है कि कैसे महागठबंधन की सरकार को हटाया जाए, झूठ बोलकर हटाया जाए, नफरत फैलाकर हटाया जाए और संकल्प यात्रा के नाम पर षड्यंत्र यात्रा निकाल कर हटाया जाए। लेकिन झारखंड की जनता महागठबंधन के साथ है, क्योंकि महागठबंधन झारखंड की जनता के लिए बनी है और झारखंड की जनता के लिए काम करती है। इसलिए हेमंता बिस्वा शर्मा जी से यह सवाल किया गया था। हेमंता बिस्वा शर्मा जी का, अभिषेक जी, एक ही काम है, घूम घूम कर झूठ बोलो, नफरत फैलाओ, जितनी हो सके समाज को बांटो, और वो काम यहाँ कर रहे हैं। लेकिन झारखंड की जनता, कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन की सभी दल मिलकर उनको सबक सिखा दें कि आप लाख चाह लीजिए, झारखंड में आपकी दाल गलने वाली नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूं हेमंता बिस्वा शर्मा जी से कि केंद्र में जब आपकी सरकार है, विधानसभा से आपने पारित कर दिया, तो केंद्र के सरकार को क्यों नहीं बोल रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द पारित करके इस मामला को खत्म किया जाए? यह दिखाता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समाज के आंख में धूल झोंकने के लिए किया जा रहा है। जो झारखंड में, जब झारखंड के अभी चुनाव हो रही है, झारखंड की जनता और आदिवासी समाज के लोग इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। लोकसभा में आपने देखा होगा अभिषेक जी कि 5 की 5 आदिवासी समाज की सुरक्षित सीट थी, भारतीय जनता पार्टी को हारना पड़ा। ये एक सबक था और आने वाला चुनाव में इनको ये बता दिया जाएगा कि यहाँ झारखंड की जनता, झारखंड की सरकार झारखंड के जनता के लिए चिंतित है और आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। आप जितना दिन घूमना है घूम लीजिए। ये झारखंड में तो ईडी के डर से छुपे हुए हैं। ये देखिएगा कि जब से इन पर ईडी का दबाव गया था, भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उसके बाद लगातार झूठ, नफरत, समाज को बांटने की भाषा बोलना हेमंता बिस्वा शर्मा जी आदी हो गए हैं। इनको ड्यूटी दिया गया है कि आप जितना झूठ बोल सकते हैं झूठ बोलिए, तब जाके आपको भाजपा में तरक्की मिलेगी। और भाजपा में तरक्की के लिए
ये सिर्फ और सिर्फ समाज में नफरत फैला रहे हैं अभिषेक जी। समाज में नफरत फैला रहे हैं। प्रदीप साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सिर्फ असम के मुख्यमंत्री के चाहने भर से कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अंडमान के भी आदिवासी दूसरे राज्यों में रहते होंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अन्य राज्यों के भी आदिवासी दूसरे राज्यों में रहते होंगे। तो उन राज्यों में जहां आदिवासी हैं, हिमाचल में इनकी सरकार है, कर्नाटक में भी इनकी सरकार है, इनसे पूछिएगा जरा कि कोई इस तरह का प्रस्ताव अगर इनकी ओर से दिया गया तो सिर्फ गेंद किसी एक के पाले में डालकर मैं समझता हूँ अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और एक बात इन्होंने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह से सरकार तोड़ने में लगे थे, 3 विधायक इनके पकड़े गए थे कोलकाता में, एफआईआर इन्हीं के विधायक ने कराया था, 0 एफआईआर दर्ज कराई गई थी। कांग्रेस ने कराया था सर जी? किसने कराया था एफआईआर? अनूप सिंह ने एफआईआर करवाई। उसके बाद जिस तरह से पैसे बरामदगी के पश्चात उनको पार्टी से निलंबित किया गया, उनकी सदस्यता को, जांच कमेटी बनाई गई पार्टी के द्वारा कि जांच करेंगे, और उन्होंने आरोप भी लगाया कि हिमंता बिस्वा शर्मा से मिलने जा रहे थे, लेकिन कोई सबूत नहीं दे पाए। मौखिक रूप पर आरोप लगाते रहे, लेकिन कोई सबूत जब एफआईआर हो ही गई थी तो इनको आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन कालांतर में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने सभी विधायकों का निलंबन भी वापस लिया, कोई जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई, सारी चीजें दबी की दबी रह गई, तो वो बताता है कि इनका झूठ किस स्तर पर जाकर उजागर होता है। तो जो झूठ का आरोप लगा रहे हैं, पहले अपने गिरबान में झांक लें, फिर दूसरे पर उंगली उठाने की कोशिश करें। बोले ऋषिकेश। अभिषेक जी, 3 विधायक पकड़े गए, सही बात थी। हम लोग क्या किए? इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, नवल विक्सल कोंगारी, ये 3 विधायक पकड़े गए। कांग्रेस पार्टी ने उनको निलंबित किया, मामला कोर्ट में गए। लेकिन सवाल है एक ऋषिकेश की, केस भी कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह साहब ने बोकारो में 0 एफआईआर दर्ज करा। ये तो अच्छी बात है, सरकार गिराने के लिए अरगोड़ा थाने में। ये तो अच्छी बात है कि आपने आरोप लगाया, पकड़े गए, पार्टी ने संज्ञान लिया। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? आरोप किसने लगाया? आरोप वहां जब पकड़े गए तो मालूम चला कि सरकार तोड़ने में बात आई थी, लेकिन 3 विधायक पकड़े गए, हम लोग कार्रवाई किए, निलंबित किए, एफआईआर किए, मामला कोर्ट में गई, कोर्ट से उनको बरी किया गया, मामला को खत्म किया गया। रुक जाइए अभिषेक जी, रुक जाइए। केस किया, उन पर क्या कार्रवाई की आप लोगों ने? पार्टी का निर्णय था, इंडिविजुअल केस नहीं था, पार्टी ने केस किया। जब कोर्ट से उनको बरी कर दिया गया और साथ में जो पैसे पकड़े गए थे, कोर्ट ने उनको वापस किया। तो यह दिखाता है कि जो आरोप लगा था हमने संज्ञान लिया। और भारतीय जनता पार्टी रहती तो क्या करती? उनको आरोप लगती, भ्रष्टाचारी रहते तो भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में शामिल कर लेते। इतिहास इनका देख लीजिए, उदाहरण हिमंता बिस्वा शर्मा जी हैं, इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिए। ऐसे कई नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा के शामिल करती है, और कांग्रेस पार्टी वेट करते हैं कि आप ईमानदारी से कोर्ट से बरी होके आइए, तब आपके घर में वापसी होगी। और वही हुआ। सर, मैं रोक नहीं रहा आपको, लेकिन एक बात बताइए, शिकायत भी आप ही का, आरोपी भी आप ही का, कोर्ट में जाएगा कौन सर प्रोड्यूस करने के लिए सबूत? एफआईआर दर्ज करा रहे हैं आपके माननीय विधायक, जेल भेजे जा रहे हैं आपके माननीय विधायक, उन्हीं विधायकों को बाद में मंत्री भी बनाया जाता है, कोर्ट से भी क्लीन चिट मिल जाता है। लेकिन जिसने केस दर्ज कराया, आपने कहा पार्टी ने दर्ज कराया, कांग्रेस पार्टी ने दर्ज नहीं कराया था केस, माननीय विधायक अनूप सिंह ने दर्ज कराया था 3 विधायकों के खिलाफ, और कांग्रेस पार्टी ने उन 3 विधायकों को निलंबित किया था। अनूप सिंह जी के साथ पार्टी के अध्यक्ष भी थाने गए थे, आप जानकारी होगा आपको। लेकिन पार्टी का देखिए नीति और सिद्धांत कि हम लोग ईमानदारी से सारा काम किए, कोर्ट ने बरी किया, तब वो वापस पार्टी में आए। और ये क्या करते हैं? भ्रष्टाचारियों को दबाव डाल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराते हैं। यही अंतर है दोनों पार्टी में। नहीं, ये तो बड़ा अंतर है कि इस मामले से कहीं कोई परहेज नहीं है कि ये अंतर अगर आप बता रहे हैं तो शिकायत करता भी आपके विधायक, फंसने वाले भी आपके विधायक, फिर 4 विधायक साथ में जाते हैं। शिकायत करता नहीं, जब पकड़े गए तब गए थाना में। अरे मंत्री बनने दिल्ली भी गए 4 साथ में। तो क्यों नहीं जाएंगे? कहाँ जाएंगे? नहीं, मैं एक बात बता, नागपुर जाएंगे, आरएसएस के कार्यालय में तो नहीं जाएंगे। नहीं, तो उस समय तीनों कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? फिर तो कोर्ट में जब फैसला आ गया, क्लीन चिट दे दिया, पैसे भी वापस कर दिए, यानी कि ये मामला गलत था। 3 विधायकों के पास से 36 लाख रुपए। सर, ये कोई बड़ा मामला था ही नहीं, उस समय भी नहीं था, लेकिन जब विधायकों के बयान ने शंका पैदा कर दी थी। जब पुलिस ने पकड़ा तो ईमानदारी से पार्टी ने काम किया, न कि उनको बचाने का काम किया। कोर्ट ने बरी किया तब पार्टी वापस ली उनको। बिल्कुल। 2 और अतिथि हमारे साथ इस पर, अभी हमारा तो वो चर्चा का मुद्दा भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस वहां भी टीएमसी की सरकार थी, ममता बनर्जी की, हेमंत सोरेन साहब के साथ नजदीकी संबंध रहे, परिवार के साथ, दोनों परिवारों के बावजूद इसके सरकार ने कैसे जांच की? तो ये तो दिखाता है कि ममता बनर्जी का पुलिस ईमानदारी से काम किया,
कोई पक्षपात नहीं किया, चाहते तो छोड़ भी देते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती तो छोड़ देते, उनके अपने नेता रहते तो। लेकिन वो दिखाता है कि ममता बनर्जी की सरकार की पुलिस ईमानदारी से अपना काम की। चलिए, लेकिन झटका बड़ा बुरा लगा उन लोगों को, काफी दिन जेल में रहने पड़ गए थे। अजय सिंह साहब, आपसे एक बात, सवाल यह है कि अभी अभी हमारे सहयोगी ऋषिकेश ने कहा कि अगर असम से पास हो गया तो असम के विधानसभा से पारित हो गया है और वो केंद्र में चला गया है। प्रदीप सिन्हा साहब ने कहा कि केवल असम के चाहने से नहीं होगा, कहीं ना कहीं तकनीकी मुद्दा है कि जो भी आदिवासी बहुल राज्य हैं उन सारे राज्यों को एक फ्लोर पर आना पड़ेगा, केंद्र को यह प्रस्ताव अपने विधानसभा से पारित कर भेजना पड़ेगा, क्योंकि भौगोलिक सीमाओं को अगर अंत करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा तो सभी राज्यों की तो उसमें रायशुमारी करनी पड़ेगी, सभी राज्यों से लेना पड़ेगा उसमें सहमति। तो क्या ये जो सवाल हेमंत साहब ने किए थे ये केवल सियासी चेहरा था हेमंत सोरेन का, सियासत का रूप देने का प्रयास किया था कि जो झारखंड के आदिवासी असम में गए हैं या जो अब ट्राइबल्स जो हैं आपस में जो संपर्क रखते हैं उनको ये लगे कि भाई आपके रहनुमा हम हैं यहाँ पे बैठे हुए? अभिषेक जी, बहुत ही गंभीर मसला है। कोई भी आदिवासी जब झारखंड से पलायन नहीं किया है, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर, पलायन नहीं किया, उनको अंग्रेजों ने वहाँ शिफ्ट किया था काम करने के लिए। अंग्रेज वहाँ लेकर गए थे और जब लेकर गए हैं तो आज से नहीं दशकों पहले गए हैं वो। तो किसी भी राज्य में जो दशकों से रह रहा है उसको तो अधिकार मिलना चाहिए। जहाँ तक मेरी समझ है कि आपके भारत के संविधान में भी 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का चर्चा है, तो झारखंड और आसाम और 7 सिस्टर स्टेट जो 5th और 6th शेड्यूल में आते हैं तो उसके तहत में अधिकार प्रदत्त करने की आपकी जिम्मेवारी बनती है। जैसे अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बात उठाया जरूर, लेकिन उससे भी पहले भी ये बातें लगातार उठ के आती रही थी कि जो ट्राइबल्स दूसरे राज्यों में पलायन करके गए या कहीं गए, पलायन में इसको इसलिए नहीं कर रहा, शिफ्टेड बाय सामंतवादी शक्तियों के द्वारा, जो अंग्रेजी राज्य था उसके द्वारा उनको शिफ्ट किया गया था। कोई भी ट्राइबल अपनी जमीन को छोड़ के जाना नहीं चाहता है, जो जमीन को छोड़ के जाता वह वापस नहीं आता क्योंकि उसका हक अधिकार नहीं रहता। तो ये बड़ी विडंबना है और ये बड़ा सवाल है। इस सवाल को आप जैसे मैं एक सवाल और बता रहा हूँ, जैसे आप देख लीजिए एचईसी के मामले में जाइए, एचईसी के एरिया में जो ट्राइबल्स के 62-63 गांव उजड़े हैं उनके बाल बच्चे अगर झारखंड में भी रह रहे तो उनको भी सर्टिफिकेशन के लिए एचईसी पर निर्भर करना पड़ता है कि वो सर्टिफिकेट देंगे तब उनका डोमिसाइल बनेगा, स्थानीय बनेगा, जाति मिलेगा। तो ये सवाल उठता कि जिसको आपने विस्थापन किया, पलायन किया और जो दूसरे राज्यों में गए, जो जिसने भेजा, ये जिम्मेवारी बनती है कि आप एट द टाइम लेबर बॉन्ड सिस्टम के अनुसार भी अगर आप देखेंगे कि क्या चाय बागानों में जब काम करने गए तो आपको किस समय से वो लगातार काम कर रहे हैं। 33 सालों के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में अगर लगातार कंटिन्यूअस रह रहा है तो उसको आपको जो वहां का नागरिक सुविधा होता है प्रदान करने की जो संविधान में अधिकार दिया उसको मैं अर्हता न करने। अब मुझे लगता है कि मतलब नागरिक सुविधा मतलब स्थानीयता भी देने की बाध्यता होगी उनको, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट झारखंड में तो आप नहीं मानते इस बात को, इंडिपेंडेंट सालों से रह रहे हैं तो उनको स्थानीय मान लिया जाए। नहीं, इंडिपेंडेंट से पहले आप यहाँ 1932 की खतियान की बात करते, सरना कोड की बात करते, लेकिन जो 100 साल पहले जिसको आपने शिफ्ट किया, शिफ्टेड बाय किसको? अंग्रेजों ने शिफ्ट किया था हमको। वो अपनी मर्जी से नहीं गए थे कि चाय बागानों में काम करना है, संबंध जरूर उनका बरकरार रखा है, लेकिन जिस तरह से दोनों सरकारें आपस में एक दूसरे पर पाला पर गेंद फेंकने का जो काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक केवल दोनों सरकार को मैं इसलिए कर रहा हूं कि हेमंत बिस्वा जी कह रहे अरे आप अधिकार क्या दिया, आपने कहा 300 हमने ये रिजर्वेशन दिया, तो आप लिस्ट जारी करते कि हमने इतने इतने लोगों को इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में ये आपका एम्बुलेंस बांटा, चाय बगानों एम्बुलेंस बांटा था, चाय बगानों एम्बुलेंस किसको बांटा? काफी चीजें सर, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा और मैं ये कह रहा हूं उसके बारे में आप लिस्ट जारी करते हैं, इनको मैंने दिया। लिस्ट जारी है 12 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में इन समुदायों के लिए 19 सीटें आरक्षित, इंजीनियरिंग कॉलेजों में 30 सीटें, पॉलिटेक्निक में 60 मैं वही बात कर रहा जी, किसको आरक्षित है, किसको मिला? अरे ये तो साहब हम और आप झारखंड में नहीं पूछ पाते हैं। यही बात तो सवाल, राजस्थान से 150 लोग आकर नौकरी करते हैं, ये तो साफ यही बात है कि जब समरीलाल जी का जाति प्रमाण पत्र कहा राजस्थान का, तो यहाँ उनको इस बार तो टिकट भी कट गया, टिकट भी कट गया, लेकिन उनको कोर्ट ने तो मान्यता दिया। आप देख लीजिए, यही विडंबना है कि झारखंड में आप उसी सीट पर लड़ते हैं
और एससी सीट पर लड़ते हैं। जाति आप जन्म लिए का है, लेकिन यहाँ जाति प्रमाण पत्र यहाँ मान्यता मिला कि नहीं मिला। इसी तरह से आपको किसी भी व्यक्ति को ट्राइबल्स का जहां भी अधिकार है उसको मिलना चाहिए, उचित सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि लंबे वर्षों से, दशकों से रह रहा है, वो स्वेच्छा से नहीं गया था कि हमको आपको छोड़ के गया या वहां जबरदस्ती घुसपैठ नहीं किया। वो भारत के ही नागरिक है। तो हमारा लगता है कि जो ट्राइबल के मारे 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के जो प्रदत्त अधिकार है उनको अधिकार केवल दे दी जाए तो ये मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परवाज, तमाम बातें आपने सुनी। आप मुझे ये बताइए कि सवाल हेमंत सोरेन साहब के बिल्कुल वाजिब हैं, लेकिन इन्हीं सारे सवालों को झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्यों नहीं उठाया जाता? झारखंड के विधानसभा से इस तरीके का एक प्रस्ताव पारित कर क्यों केंद्र को नहीं भेजा जाता कि भाई एसटी को दर्जा देने के लिए हमारे राज्य के आदिवासी जो हैं, अगर ये कल निकलकर कानपुर चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, महाराष्ट्र चले जाएं, रोजगार का जहां अवसर मिलेगा वहां जाएंगे, तो आप इनकी पहचान ही छीन लेते हैं, इनकी आदिवासी होने की, एसटी का दर्जा ही खत्म हो जाता है। इसको सब झारखंड, अगर 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल की अभी आप बात कर रहे हैं, झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, आदिवासी के नाम पर झारखंड लिया गया है, तो फिर आदिवासियों को उनका अधिकार पूरे राज्य, पूरे देश में उनका अधिकार अक्षुण्ण रहे, इसके लिए राज्य सरकार ने प्रयास क्यों नहीं किया? दूसरों से सहायता क्यों मांग रहे हैं? दूसरे राज्यों से क्यों पहल करने की उम्मीदें कर रहे हैं? धन्यवाद अभिषेक। देखिए, सरकार का जो आदत है ना, वो आदत शुमार में हो गया है। ये इवेंट मैनेजमेंट वाली सरकार है, ये विज्ञापन वाली सरकार है। आप देखिए, इनकी विदाई के समय आ गया है तो एक नया ये चिट्ठी पत्री वाला खेल खेलना चाह रहे हैं। इसमें कहीं आदिवासी की हित की बात नहीं कर रहे हैं। झारखंड में आदिवासी 32 जनजाति रहते हैं, लेकिन आज आप कहीं भी अगर मैं बोलूं कि है नहीं जेएमएम के प्रतिनिधि, हो सकता है कि कांग्रेस वाले बताएंगे इसमें अच्छा तरह से। आज देखिए, आदिवासी के उत्थान के लिए ये क्या क्या किए ये जरा बता दें। आज जो 5 साल इनकी जो सरकार रही, इसमें झारखंड से कितने आदिवासी पलायन कर गए, इस पे इनको जवाब देना चाहिए था। ये तो लंबे लंबे बात बोल रहे थे ना कि हम जहाज से लेके आएंगे और ये करेंगे, हम यहाँ पे पुनर्वास नीति देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाने के कारण ये सबसे पहले ये चिट्ठी पत्रिका कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये चीज एक ज्वलंत मुद्दा है, इस पे बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, विमर्श होनी चाहिए, सदन में भी बात होनी चाहिए, संसद में भी होनी चाहिए बात, ताकि इस पे एक ठोस पहल ये हो और उसके साथ साथ में हल भी होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आप देखिएगा अभिषेक, आप देखिएगा कि आदिवासी जो 32 जनजाति में रहते हैं, उनको आप देखिएगा कि वो हमेशा एक क्या बोले थे, लाभ के योजना पे डिपेंड रह जाते हैं। सरकार उनके लिए लाभ के लिए करती है। आज बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन जहाँ पे उनका विधानसभा है, बरहेट आप देख लीजिए, बरहेट में जो संथाल में आदिवासियों की क्या हालत है। आज सरकार को धोती और ये बांटना पड़ रहा है। तो इसलिए बता रहे कि पहले तो आपको सशक्तिकरण की तरफ देखना चाहिए, एक रोड मैप बनाना चाहिए था। आज उस रोड मैप बनाने की जगह आप 5 साल सोए रहे, आप भ्रष्टाचार में लिप्त रहे और अभी आप चिट्ठी पत्री का खेल खेल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये भ्रम फैलाने वाली बात है। अगर ठोस होगा तो देखिए, ये बात आई है, मुद्दा आई है, तो इस पे जाहिर सी बात है नई सरकार जब आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, तो इस पे ठोस पहल भी होगा और इसका हल के दिशा पे भी हम लोग जाएंगे। एनडीए की सरकार आएगी तो ठोस पहल होगा। प्रदीप सिन्हा साहब के पास एक बात चलता हूं। वर्तमान झारखंड सरकार में जो बातें हेमंत सोरेन साहब इस चिट्ठी में जो सवाल उठा रहे हैं और जो जवाब आए प्रदीप सिन्हा साहब आपके सामने, जिस तरीके से चाय जनजाति के लोगों के लिए वहां पर जो रिजर्वेशन है, जो विशेष पैकेज है, क्या झारखंड में इस दिशा में बाहर के आदिवासियों के लिए कोई व्यवस्था की है वर्तमान सरकार ने? अगर कोई पहल हुई होती तो निश्चित रूप से आपने जो आंकड़े दिखाए अभी असम सरकार के, तो साथ साथ आपने झारखंड का भी आंकड़ा जरूर रखा होता। तो जाहिर है इस दिशा में कोई हम लोग मिस कर जाएं, चूक जाएं कहीं, जाहिर है हम लोगों पर आरोप लग जाता है कि भाई जाहिर इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। उसके लिए विभाग है ना, उसके लिए विभाग है, विभाग तो यहाँ भी जाहिर सी बात है, लेकिन निष्क्रिय है। भाई ट्राइबल सब प्लान की राशि का जिस तरह से विचलन किया जाता है, इनकी सरकार में इनके विधायक प्रश्न खड़ा करते हैं कि राशि का विचलन क्यों किया जा रहा है। तो सरकार की मंशा स्पष्ट। और जो लोग आज आदिवासी जप रहे हैं बहुत, उनके अधिकार की बात कर रहे हैं, सीता सोरेन भी उसी परिवार की बहू है, सोरेन परिवार की जी। कल इरफान अंसारी ने जो बयान दिया उनके खिलाफ, उसके खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी नेता ने एक शब्द नहीं कहा। यहाँ तक कि जिस परिवार की वो बहू है वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्या वो झारखंडी अस्मिता से और आदिवासियत से जुड़ा हुआ मसला नहीं है क्या? तो निश्चित रूप से
जो कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता रही है महिलाओं को लेकर, आपको दो प्रसंग याद दिला देता हूँ। कानपुर से एक सांसद हुआ करते थे, श्री प्रकाश जायसवाल जी, कई महिलाओं के बारे क्या टिप्पणी की थी, शायद आपको याद होगा, स्मरण हो आया हो। उन्होंने कहा था कि जब औरत पुरानी हो जाती है, जी, याद आ गया, जी, फिर दिग्विजय सिंह, जी, टंचमाल, फिर कल इरफान अंसारी, जी, तो ये जो सीरीज है ना, ये इनकी आदत में शुमार है और उससे ये हटना भी नहीं चाहते। और जिस तरह से बेशर्मी से डिफेंड किया जा रहा है पूरे दिन भर उनके उस बयान को, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को तो आकर माफी मांगनी चाहिए थी, या फिर उस विधायक के खिलाफ जो राज्य सरकार की कैबिनेट में मंत्री हैं उन पर कुछ तो एक्शन लिया जाना चाहिए था कि भाई आप इस तरह का बयान आखिर कैसे दे सकते हैं किसी महिला के खिलाफ। आप देखिए अभिषेक, इसमें बीच में इंटरप्ट कर रहा है। हाँ, आप देखिए, बोलो, आप मैया सम्मान करते हैं, मैया मतलब महिला को ही आप बोल रहे हैं। आप कहीं पे कोई एक सम्मान का, आप देखिए जिस तरह का शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं से लग रहा है कि महिला सम्मान है। इस पे वाकई इसको सार्वजनिक रूप से इरफान अंसारी जी को माफी मांगनी चाहिए। कुछ बोलना चाह रहे हैं अजय जी, बोल रहे हैं आप? शायद अभिषेक जी, मैं लगता है जो मुद्दे पर हमको गंभीर नहीं, वो भी मेरा मुद्दा है सर। नहीं, मैं गंभीर तो, मैंने मसले देखा पर कि बहस कर रहे थे, गंभीर मसले पर हम बहस कर रहे थे, कहाँ ले लेकिन इस जाने पर का चर्चा नहीं होनी चाहिए। हाँ, इस पर नहीं होनी नहीं, चाहिए। आप चर्चा कीजिए ना, मैं कह रहा हूँ जिस गंभीर नहीं, गंभीर मसला है, महिला की अस्मिता के लिए गंभीर। पहले आप इसकी जवाब दे। हेमंत बिस्वसवा ने हेमंत सोरेन को जवाब लिखा, ठीक है भाई, यही बात अगर कल्पना सोरेन के लिए किसी ने कह दिया होता तो क्या हेमंत सोरेन चुप रहते? मैंने नहीं टोका, थोड़ा सुन लिया जाए। हेमंत बिस्वसवा ने माननीय मुख्यमंत्री को पूरा नाम तो ठीक से बोल दो भाई। प्रदीप सिन्हा साहब, हेमंत बिस्व शर्मा साहब नाम है अजय जी। हाँ, विश्व शर्मा साहब ने जो चिट्ठी लिखी माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आदिवासियों, क्या नेता प्रतिपक्ष ने सवाल को कभी सदन में उठाने का प्रयास किया? अगर आप गंभीर रहते हैं यहाँ के आदिवासियों के एक अधिकार के प्रति, तो आपके मुख्यमंत्री जब लिख रहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री को, तो नेता प्रतिपक्ष का काम होता है कि सदन में इस आवाज को उठाता, कहता अगर असम सरकार ने पास किया तो क्या आपने इसके लिए पहल किया? अगर नहीं पहल किया तो आप उतने ही दोषी हैं जितना आप आक्षेप लगा रहे दूसरे पर। तो इसलिए आक्षेप लगाने से पहले नेता प्रतिपक्ष अगर है तो आपका क्या काम था, क्या भूमिका थी? आपको आदिवासी हित की बात करनी चाहिए थी, सदन में बात उठानी चाहिए थी, सड़कों पर उतर कर आंदोलन करना चाहिए था। तो आपको तो कभी हेमंत सोरेन जी का पत्नी याद आएगी तो कभी महिला। अरे भैया, गंभीर मसले पर गंभीर चर्चा कीजिए। चलिए ऋषिकेश सिंह साहब, ये मुझे बता दीजिए कि तमाम बातें आपने कही, हिमंता बिस्व शर्मा साहब पर भी आप काफी आक्रामक रहे, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि जो तमाम बातें हेमंत सोरेन साहब सवाल पूछ रहे हैं हिमंता बिस्व शर्मा से, क्या अपने राज्य में उसको बाहर दूसरे राज्यों से आए आदिवासियों के लिए जारी कर पाए हैं? देखिए, जहां तक बात उठी थी टी ट्राइबल्स जो बोला जाता है आसाम में, जो झारखंड के आदिवासी समाज के लोग को, नहीं झारखंड नहीं, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और नहीं, पश्चिम आप बंगाल, सुन चार लीजिए। चार राज्यों पे हैं। सैकड़ों वर्ष पहले वहां शिफ्ट किया गया था, बताया आपके एक और साथी प्रवक्ता अजय सिंह है हमारे साथ सीपीआई के। उन्होंने बताया। अब बात करते हैं कि देश की सरकारों पर आ रहे थे भाजपा के प्रवक्ता कि सबको संज्ञान लेना चाहिए। आप किसान बिल के लिए ऑर्डिनेंस ले आते हैं, तो इसके लिए ऑर्डिनेंस ले आइए, कौन रोका है आपको? और समर्थन कौन नहीं करेगी उस संसद में पता चल जाएगा कि कौन विरोधी है और कौन नहीं विरोधी है। आपका केंद्र में सरकार है, असम में सरकार है, लगभग राज्यों में आपकी सरकार है, अधिकतर राज्यों में आपकी सरकार है, तो आप एक ऑर्डिनेंस ले आइए और देश में कौन राज्य के मुख्यमंत्री उसका विरोध करते हैं, कौन समर्थन करते हैं, संसद में कौन समर्थन करता है, कौन विरोध करता है, पता चल जाएगा। और महिला के लिए चिंता कर रहे थे। आज से कुछ वर्ष पहले दिल्ली के सड़क पर महिला पहलवानों को घसीटा जा रहा था, एक आवाज नहीं उठी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। बृजभूषण शरण सिंह जो इनके सांसद हुआ करते थे, उनको उन पर FIR हुई, जेल डालने का हिम्मत नहीं हुआ। RSS में आज तक कोई महिला प्रमुख नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप में आज तक कोई महिला नहीं बनी। और प्रधानमंत्री जी ये क्या महिला का बात करेंगे? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इनके विधायक कुलदीप सेंगर हों, गौड़ हों, इनके सहयोगी दल के एक नेता प्रज्वल रेवन्ना हों, महिलाओं के साथ रेप करने का मामला कोर्ट ने संज्ञान लिया, जेल गए। वो उसी गठबंधन में आज भी ये वहां चुनाव लड़े। प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट था, 400 महिलाओं के साथ रेप किया, उसका प्रधानमंत्री जी प्रचार करने गए थे। और महिला की बात करते हैं, महिला विरोधी है भारतीय जनता पार्टी।
जब जब महिलाओं के बारे में बात करेंगे तो उंगली इनके खुद के ऊपर उठेगी। इनको कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह को सस्पेंड किए थे, क्यों नहीं जेल डाले थे? महिला पहलवान को दिल्ली के सड़क पर घसीटा जा रहा था, जो ओलंपिक का मेडल जीत के आई थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के जुबान पर ताला लगा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र देश ने देखा है कि महिला विरोधी हैं ये लोग, कि उस समय पहलवानों के साथ खड़ा होना था तो ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे जो महिलाओं के खिलाफ क्या आरोप लगा था, गलत तरीके से छूने का, उनके साथ कई तरह के अनैतिक कार्यों का आरोप लगा, कोई शब्द एक शब्द नहीं निकला, चुप रहे। प्रज्वल रेवन्ना पर आज भी पूछ लीजिए, चुप रहेंगे। 400 महिलाओं का रेप किया, वीडियो बनाया और इसके बाद वो भागने का कोशिश किया, विदेश भाग गया। भारत की सरकार रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी नहीं कर पाई थी और आज महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। और झारखंड में जो सरकार है अभिषेक जी, ये सरकार से झारखंड की जनता, आदिवासी, मूलवासी दोनों की उम्मीदें बरकरार हैं। लोकसभा में इसका नतीजा आपने देखा होगा। आपने सब बताया मुझे। आने वाला विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका करारा जवाब मिलेगा। बिल्कुल दीजिए, सब बताया, लेकिन ये नहीं बताया मुझे कि क्या राज्य की सरकार ने, हेमंत साहब की सरकार ने कोई व्यवस्था शुरू की है दूसरे राज्यों के आदिवासियों के लिए? अगर वैसी कोई व्यवस्था शुरू की है तो कल्पना सोरेन जी को गांडे से चुनाव क्यों लड़ना पड़ता है? देखिए, एक सामान्य सीट से क्यों चुनाव लड़ना? दो अलग अलग चीजें हैं। एक चुनाव लड़ना तो संवैधानिक बाधा है, तो उनको एसटी का दर्जा है यहाँ। लेकिन जो यहाँ महिला बाकी चीजों में, जो भी आदिवासी समाज की हो, दलित समाज की हो, जो झारखंड में शादी करके आती हैं, उनको आदिवासी समाज का और दलित समाज का जो सुविधा मिलना चाहिए सब मिलता है। चुनाव लड़ने में जो बाध्यता है, असम में मिलता है कि नहीं? क्या चीज में? ये सुविधाएं जो झारखंड में मिलती है, ये असम में दी जाती है कि नहीं? असम में तो ये कब सुविधा मिली थी? कांग्रेस के जमाने की सुविधा आप गिनवा रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा जी के सरकार बनने के बाद नहीं, ये सुविधाएं तो प्रदीप सिन्हा साहब बताएंगे। प्रदीप सिन्हा साहब, कांग्रेस की सरकार थी तब से मिलते आ रही है, कोई नया ये नहीं कर रहे हैं। ये लिस्ट बता रहे हैं, बताएं कि कब से सुविधा मिल रही है, बता दें कब से मिल रहा है। प्रदीप सिन्हा साहब, ये सुविधाएं कब से है? आरोप है कि कांग्रेस के जमाने से है। जी, बात सिर्फ असम की तो नहीं हो रही है, पूरे देश के आदिवासियों की बात हो रही है कि उनको अधिकार मिले। अलग अलग स्टेट्स में अगर वो रहते हैं तो उनको अधिकार मिलना चाहिए जो उनके मूल स्टेट में मिलता है। तो कांग्रेस जब 50 सालों तक सत्ता में रही, अगर पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू नहीं कर पाई तो अपनी पीठ सिर्फ असम के लिए थपथपाना, मैं समझता हूं कि जो हेमंता बिस्वा शर्मा पर ये कह रहे हैं वो तो मात्र 2-2.5 साल पहले सत्ता में आए हैं, तो बाकी दिनों तो इन्हीं का शासन था वहां। तो अगर पूरे देश में व्यवस्था 2-2.5 साल पहले आए। मेरे सामने जो आंकड़े हैं 2024-25 में वार्षिक बजट 454 करोड़ रुपए दिया गया। आदिवासी कल्याण विभाग के नाम से एक अलग विभाग भी बनाया गया, चाय बगान, चाय जनजाति और आदिवासी कल्याण विभाग के नाम से बनाया गया था। 700 करोड़ का सालाना खर्च भी दिया गया है। इसके अलावा आदिवासी कल्याण परिषद भी गठित किया गया है वहां। और जो मैं देख रहा हूं MBBS, BDS, BSc, डी फार्मा, पैरामेडिकल, ये सभी जगहों पर बच्चों के लिए सीटें आरक्षित हैं वहां के स्टूडेंट्स के लिए। हमारे यहाँ तो जो झारखंड के बच्चे हैं इनके भी सीटें फुल नहीं हो पाती है साहब। राजस्थान के अभी तो ये तो मतलब फैक्ट चेक में है ना कि 150 से ज्यादा राजस्थान के बच्चे नौकरी कर रहे हैं झारखंड में। अजय सिंह साहब, सही बात है। मैं एक बात जरूर करना था, ऋषिकेश जी जो बात कर रहे हैं, झारखंड में कई चीजें हम कह रहे हैं कि जहाँ भी विस्थापन के दंश झेल रहे आदिवासी समाज के लोग, जहाँ भी गांव उजाड़े गए हैं, वहाँ के लोगों को जो नागरिक सुविधाएं प्रदत्त होनी चाहिए थे अभी तक नहीं मिली है। अभी विस्थापन के दर से मुक्त हैं क्या हम? नहीं है, नहीं, हम बोल तो रहे कि 42% आदिवासी जो यहाँ से विस्थापित हुआ है उसका दंश अभी तक झेल रहे। आप, मैं कह रहा हूँ कि आप हटिया चले, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप हटिया चले जाइए, उसके अगल में जो विस्थापित परिवार के लोग रहते हैं उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है यहाँ का, उनको डिपेंड करना पड़ता है कि हमने HEC में जमीन दिया है, वहां से उनको मिलता है नोटिफिकेशन, हाँ इनकी जमीन हमने अधिग्रहित की है, तब उनको जाके मिलता है। अगर जिसका नहीं है तो उसको नहीं मिलता यहाँ का जो लोकल, जो उनको मिलना चाहिए अधिकार। तो कई चीजें हैं। दूसरी चीज, हमारे यहाँ ट्राइबल सब्सिडी प्लान की जो बात हो रही थी, TAC हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ एक और एक्ट है SPT और CNT एक्ट भी है जिसकी धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही है। जो आप सोचिए 2000 बनने के बाद जो रांची में जिस तरह से धज्जी उड़ाई उस नियमों को सरेआम अभी तक, मतलब किसी भी सरकार ने उसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास नहीं किया कि CNT एक्ट को हम बचा के रखें ताकि आदिवासी जो विलुप्त होते जा रहा है। अब डेमोग्राफी की जब बात कर रहे हैं तो डेमोग्राफी का आप भी मानते हैं कि आदिवासी विलुप्त हो रहे हैं?
मैं विलुप्त नहीं कर रहा हूं, उनकी जनसंख्या इतनी कम होती जा रही है, मतलब कम हो रही है, मानते हैं आप? एकदम मानने के लिए मजबूर है हम लोग, इसलिए कि जब सीएनटी और एसपी एक्ट की आप छेड़छाड़ करेंगे, लगातार देखेंगे, तो डेमोग्राफी चेंज हो रही है। दूसरी चीज कि ट्राइबल सब्सिडी प्लान का पैसा हमारे परवाज भाई बहुत अच्छा से जानते हैं कि सबसे पहले उसको डाइवर्ट किसने किया? नेशनल गेम्स के नाम पे 450 करोड़ रुपया, परवाज जी 450 करोड़ रुपया। अब किनके नेतृत्व में जब जांच होती है तो टीएससी बनता है, जब टीएससी के लोग अप्रूव कैसे करते हैं, ये सवाल तो खड़ा करता है ना। जो लंबे समय तक सरकारों जो बेस बनाता है, तो बेसिक चीजों को जो बना के आगे की सरकारों को सौंपता है, उस पर कितना प्रतिशत क्रियान्वयन किया गया, इस पर हमें देखना चाहिए। सब्सिडी प्लान का पैसा क्यों डाइवर्ट होता है? और यहाँ का एक सबसे बड़ा कस्टोडियन ऑफ द लैंड कौन है? मुख्यमंत्री नहीं है, डीसी और गवर्नर इज द कस्टोडियन ऑफ द लैंड। बिल्कुल है। तो जब डीसी और गवर्नर कस्टोडियन ऑफ द लैंड है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कितना भी कानून बना ले, कोई कानून काम नहीं आएगा जगह डीसी और राज्यपाल उस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे तब तक कानून के संरक्षण के लिए। डीसी और राज्यपाल का हस्तक्षेप जरूरी है। परवाज, टीएससी का पैसा कहाँ गया? 450 करोड़ का हिसाब मांग रहे हैं अजय सिंह साहब। नहीं, आज अजय सिंह जी बहुत सारा हिसाब मांगे थे, लैंड का भी मांग रहे थे। लैंड घोटाला किसके कार्यकाल में हुआ था ये भी चीज देख ले। अजय जी बोले ना, कुछ कुछ चीज को आप देखेंगे, जो चीज जब कानून के हाथ में है, कोर्ट में है, जांच में है, उस पे हम टीवी पे प्रतिक्रिया देके क्या करेंगे? आपको उस चीज को लेके करना था। अजय जी बहुत मुखर होकर लड़ने वाले हैं, रोड पे आके लड़ते हैं। आज अजय जी का हमको दुख समझ में आ रहा है। ये जो चाह रहे थे कि यहीं से स्टेपल हो जाए महागठबंधन में, जिनकी गांठें खुल रही हैं, अजय जी को कहीं से स्वीकृति नहीं मिल पाई थी, तो अजय जी का हमको दुख तकलीफ दिखाई दे रहा है। अजय जी यहाँ बात हो रही थी, टी ट्राइब की बात हो रही थी। अजय जी बोले थे बहुत गंभीर मुद्दा पे बात कर रहे दलों की तो हालत लेकिन की 4 में से 2 बात में बोल रहा हूँ। अजय जी वो तस्वीर भूल गए 2007 में, जब तरुण गोगोई जी की सरकार थी असम में, और आदिवासी महिला के साथ किस तरह से निर्वस्त्र करके किया गया था, तो उसको ये भूल गए थे। ये सब चीज वो बोले ना कि कुछ चीज सेलेक्टेड मुद्दा पे आएंगे। अजय जी हम समझ रहे हैं, अजय जी आपका तकलीफ को हम समझ रहे हैं, आपके कैंडिडेट है, आपके गठबंधन पे जो चीज अगर कानून के दायरे पे है, ठीक है ना, आप आगे बढ़िए, आप देखिए, कोर्ट में आप जाइए, देखिए कि कहाँ गया, कैसे गया, आप उस पे जांच पे आप अपना हस्तक्षेप कीजिए ना भाई, उस पे आवाज उठाइए। आप यहाँ से मामला को आप बोले कि गंभीर मुद्दा पे बात कर रहे हैं, अब बोले ना लैंड ऑफ कस्टोडियन के लेके बात कर रहे थे, उसके बाद देखिए यहाँ पे आर्मी के जमीन का घोटाला हो जाता है, तो किस पे आरोप लगता है? ये सब चीज को देखिए घुमा फिरा के बात करने का नहीं है। आप लाइव टीवी पे बैठे हो। मैं बस सीधी बात कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि हमने ट्राइबल, आसाम के मुख्यमंत्री जी ने कहा हमने ये किया, हम कि यहाँ भी टीएससी है। मैंने सवाल आप उसको बरगला के हमको घुमा फिरा कर मत समझाइए ना सर। यहाँ भी टीएससी है, तो मैंने ये पूछा, मैंने कहा टीएससी यहाँ भी बाहर के आदिवासियों के लिए हमारे यहाँ टीएससी है, तो यहाँ पे है, तो आप कितने बार मीटिंग किए हुए थे? आप 5 साल रहे ना भाई सरकार में, 5 साल आप क्या किए उस पर? वही तो बता रहा हूँ। आप आपसे पूछा नहीं, बेसिक चीजें बता रहे हैं कि आप झारखंड बनने के बाद टीएससी का गठन किया गया। ठीक है, तो अभी आपके लिए क्या है, तो आप उसमें अभी आप जब थे तो आप क्या किए इस चीज का बताइए ना। झारखंड चुनाव में है अभी। देखिए वर्तमान में जो सरकार चल रही है, तो वाम दलों का बाहर से सहयोग था उनको। तो जो राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम विस्थापन आयोग बनाएंगे विस्थापितों के दर्द को समझने के लिए, तो समय रहते इनको मैं समझता हूं कि सरकार को याद दिलाना चाहिए था। याद दिला रहे, बराबर दिला रहे हैं। धरना भी दिया भी हम लोग के टीएससी, आप विस्थापन आयोग का गठन नहीं किया, हम लोग बोल रहे हैं। प्रदीप जी आपकी बात का मैं समर्थन कर रहा हूँ। आप बिल्कुल बहुत अच्छे हैं अजय जी। एक तो वो विषय था, और मतलब बोल रहे हैं कि वो बोलते हैं लेकिन सुनती नहीं है सरकार उनकी। सही बात भाई, जिसकी हैसियत नहीं हो राजनीतिक, उसकी इसी तरह से उसके साथ ट्रीट किया जाता है। आपने देखा होगा कि तमाम दलों ने, वाम दलों ने एक प्रयास किया कि मर्जर हो जाए हमारा, फिर इंडिया अलायंस में हम धूम धड़ाके के साथ एंट्री करेंगे और हमारी भागीदारी होगी। आज क्या हंस रहे बता दीजिए? प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के नेता बैठकर बोलते हैं कि हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, बाकी की सीटें हमने छोड़ दी, किसको कितने पर लड़ना है।
अगर वो तैयार है तो ठीक है, नहीं तो जाए हाशिए पर। और उसके बावजूद तो ये तो ये हालत है। फ्रेंडली फाइट लड़ेंगे। ये फ्रेंडली फाइट क्या भाई होता साहब, है? ये फ्रेंडली मेरी फाइट समझ कोई से बाहर फ्रेंडली हो ही है नहीं friendly सकता। जब दो प्रत्याशी मैदान में होंगे तो एक दूसरे को हराने के लिए वो प्रयास fight। करेंगे। फ्रेंडली कैसे हो पाएगा? ये वो तो फ्रेंडली बड़ा हो ही सवाल नहीं सकता। फाइट कोई फ्रेंडली होती ही नहीं है। चलिए, महिलाओं की बात चली थी, कांग्रेस की बात चली। आज कांग्रेस ऋषिकेश काफी गहमा गहमी में रहा। एक तरफ इरफान अंसारी साहब के बेपटरी हो जाना, बिना पटरी के बोल, बिगड़े हुए बोल, दूसरी तरफ उमाकांत अकेला साहब का बयान, कई तरीके की चीजें आ गई है जिसने राजनीतिक सुर्खियों में आज कांग्रेस को अचानक से लाकर खड़ा कर दिया है। निश्चित तौर पर प्रवक्ताओं को कई बातों का जवाब देना पड़ता है, क्योंकि नेता तो बोलकर निकल जाते हैं, प्रवक्ताओं को दर्शकों का भी सामना करना पड़ता है, जनता का भी सामना करना पड़ता है, मीडिया का भी सामना करना पड़ता है। और कई बातें ऐसी होती हैं जो होनी नहीं चाहिए। कम से कम झारखंड जैसे राज्य में जहां आप महिला की अस्मिता की बात करते हो, जहां आप महिला की गरिमा की बात करते हो, वहां इस तरीके की बातें, वहां ऐसे बिगड़े बोल जो कि चुभ जाएं, ये गलत है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।